एक जलती हुई नाव समंदर के बीचों बीच फंसी है और चारों तरफ आग की लपटें आसमान छू रही हैं। क्या हाल है दोस्तों? अब अपनी धड़कनों को जरा थाम लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है साल 1980 के उस दौर से, जहां कैथरीन क्लेयर अपनी कला की दुनिया में खोई रहती है। वो पुरानी तस्वीरों को नया जीवन देने का काम करती है, पर उसकी अपनी जिंदगी में कुछ खालीपन सा महसूस होता है। वो मैनहट्टन के एक आलीशान घर में रहती है, जहां उसके साथ उसका पति जॉर्ज और नन्ही फ्रैनी रहते हैं। जॉर्ज एक बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार इंसान लगता है, जिसे कला और इतिहास के बारे में बहुत जानकारी है। तभी एक दिन जॉर्ज घर आता है और एक बड़ी खुशखबरी देता है कि उसे अपस्टेट न्यूयॉर्क के एक कॉलेज में नौकरी मिल गई है। कैथरीन को अपना शहर और अपना घर छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं, मगर जॉर्ज की खुशी के लिए वो अपना मन मार लेती है। वो लोग अपना सारा सामान बांधते हैं और निकल पड़ते हैं एक ऐसे सफर पर जहां उनका इंतजार एक पुराना फार्म हाउस कर रहा है। रास्ते में बड़े बड़े पेड़ और सन्नाटा कैथरीन का स्वागत करते हैं, और जैसे जैसे वो शहर से दूर होते जाते हैं, सन्नाटा गहरा होता जाता है। जब वो उस पुराने फार्म हाउस के सामने पहुंचते हैं तो कैथरीन को उसे देखकर एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। वो घर बहुत बड़ा है और उसकी दीवारें मानो कोई राज छुपा रही हैं। मगर जॉर्ज बहुत उत्साहित है और वो घर के अंदर भागता है। कैथरीन भी अंदर जाती है, मगर उसे वहां की हवा में भारीपन लगता है, जैसे कोई उसे कोने से खड़े होकर चुपचाप देख रहा हो। वहां रहने के कुछ ही दिनों बाद कैथरीन बीमार पड़ने लगती है। उसे खाने पीने से जुड़े विकार यानी बुलिमिया की समस्या है। वो घर के एकांत में खुद को बहुत अकेला महसूस करती है और जॉर्ज ज्यादातर समय अपने कॉलेज के काम में व्यस्त रहता है। एक दिन घर की सफाई करते समय कैथरीन को एक पुरानी बाइबल मिलती है, जिसके पन्नों के बीच स्मिथ परिवार का एक खानदानी नक्शा बना है। वो देखती है कि बाइबल में कुछ नामों को बुरी तरह खरोंच दिया गया है और उनके आगे बड़े अक्षरों में शापित लिखा हुआ है। ये देखकर कैथरीन के हाथ कांपने लगते हैं और वो बाइबल बंद कर देती है। मगर अब उसके मन में इस घर के इतिहास को लेकर डर बैठ गया है। उसे रात के अंधेरे में घर के अंदर किसी की मौजूदगी महसूस होती है। कभी हल्की पदचाप सुनाई देती है तो कभी दरवाजों के चरमराने की आवाज। एक रात उसे कमरे के एक कोने में एक धुंधली सी रोशनी दिखाई देती है, जो मानो उसे किसी चीज की तरफ बुला रही हो। वो कांपते कदमों से उस रोशनी का पीछा करती है और उसे फर्श के नीचे एक पुरानी और अनोखी अंगूठी मिलती है। वो उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लेती है, मगर उसे ये नहीं पता कि ये अंगूठी उसे मुसीबत में डाल सकती है। तभी नन्ही फ्रैनी अपने कमरे में जोर से चिल्लाने लगती है। कैथरीन भागकर उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। फ्रैनी रोते हुए कहती है कि उसने अपने कमरे में एक औरत का भूत देखा है और वो अब वहां अकेले सोने से बहुत ज्यादा डर रही है। जॉर्ज इन बातों को कैथरीन का वहम कहकर टाल देता है, मगर कैथरीन जानती है कि उसकी बेटी झूठ नहीं बोल रही है। अगले दिन कैथरीन घर के काम के लिए दो भाइयों को काम पर रखती है। एडी और कोल लक्स नाम के ये दो भाई काफी मेहनती लगते हैं। वो उन दोनों भाइयों को घर की देखभाल और दाई का काम की जिम्मेदारी देती है, मगर उसे नहीं पता कि ये दोनों भाई भी इस घर से जुड़े हुए हैं। जॉर्ज का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा है। वो अब कैथरीन से दूर रहने लगा है और झूठ बोलने लगा है। पता चलता है कि जॉर्ज का एडी के चचेरे भाई विलिस के साथ चक्कर चल रहा है। वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है और उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं है। समय बीतने के साथ साथ कैथरीन की दोस्ती जस्टिन सोकोलोव से होती है। जस्टिन जॉर्ज के साथ ही कॉलेज में काम करती है और बहुत सुलझी हुई है। कैथरीन जस्टिन को अपने घर में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताती है, मगर जस्टिन उसे हिम्मत रखने और सच का पता लगाने की सलाह देती है। जॉर्ज एक दिन अपने विभाग के प्रमुख फ्लॉयड डी बियर्स को खाने पर बुलाता है। फ्लॉयड एक ऐसा इंसान है जो रूहानी ताकतों को बहुत अच्छे से समझता है। जैसे ही फ्लॉयड घर के अंदर कदम रखता है, उसे कुछ अलग महसूस होता है। उसे यकीन हो जाता है कि इस घर में किसी आत्मा का वास है। वो कैथरीन के चेहरे पर डर की लकीरें साफ देख सकता है और वो उसे धीरे से कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। फ्लॉयड बताता है कि जो आत्मा यहाँ मौजूद है वो नेक दिल है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि कुछ बताना चाहती है। कैथरीन को फ्लॉयड की बातों से थोड़ी राहत तो मिलती है, मगर उसके मन का डर पूरी तरह से खत्म नहीं होता। कुछ दिनों बाद जॉर्ज और कैथरीन घर पर एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, जहां आस पड़ोस के लोग और कॉलेज के साथी जमा होते हैं। बातों बातों में कैथरीन को उस घर के खौफनाक अतीत के बारे में पता चलता है कि पिछले मालिकों ने यहां एक दूसरे की हत्या कर दी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो मरे हुए लोग एडी और कोल के माता पिता थे, और जो अंगूठी कैथरीन ने पहनी थी
वो उनकी माँ एला की थी। ये सुनते ही कैथरीन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में जॉर्ज के पास जाकर सवाल करने लगती है। वो पूछती है कि उसने घर के इस खूनी इतिहास के बारे में उसे क्यों नहीं बताया, मगर जॉर्ज अपनी गलती मानने के बजाय उससे बहस करने लगता है। तभी अचानक कमरे में रखा पुराना रेडियो अपने आप बजने लगता है। उसमें से बहुत ही अजीब और शोर भरी आवाजें निकलने लगती हैं। जॉर्ज उसे बंद करने की कोशिश करता है, पर वो बंद नहीं होता। अंत में वो आपा खो देता है और रेडियो को जोर से पटक कर तोड़ देता है। घर का माहौल अब बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है। कैथरीन जॉर्ज से कहती है कि वो फ्रैनी को कुछ दिन के लिए बाहर ले जाए। जब जॉर्ज फ्रैनी को लेकर अपने माता पिता के घर चला जाता है तो कैथरीन और फ्लॉयड मिलकर एक रूहानी सत्र यानी सेयांस करते हैं। वो मोमबत्तियों के बीच बैठकर एला की आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं और तभी कमरे की खिड़कियां जोर जोर से खड़खड़ाने लगती हैं। एला का भूत कैथरीन के सामने प्रकट होता है और उसे सचेत करता है। फ्लॉयड उसे बताता है कि इस घर में एला के अलावा एक और आत्मा है। वो आत्मा बहुत ही क्रूर और बुरी है जो किसी बड़ी तबाही का इंतजार कर रही है। फ्लॉयड कैथरीन को सावधान रहने की चेतावनी देकर वहां से निकल जाता है। इधर जस्टिन को जॉर्ज और विलिस के अवैध संबंध का सच पता चल जाता है। वो ये देख लेती है कि जॉर्ज किस तरह अपनी पत्नी की पीठ पीछे धोखा दे रहा है। कॉलेज की एक ट्रिप के दौरान जस्टिन एक और बड़ा सच सुन लेती है। जॉर्ज अपने सलाहकार से बात कर रहा था कि उसे नौकरी कैसे मिली। पता चलता है कि जॉर्ज ने अपनी सिफारिश का पत्र खुद ही जालसाजी से लिखा था और उसने झूठ बोलकर इस कॉलेज में प्रोफेसर की कुर्सी हासिल की थी। फ्लॉयड भी जॉर्ज का सामना करता है और उसे सच उगलने पर मजबूर कर देता है। जॉर्ज डर जाता है कि उसकी मेहनत से बनाई गई साख मिट्टी में मिल जाएगी। एक रात खाने की मेज पर कैथरीन को जॉर्ज की एक और चोरी का पता चलता है। वो पेंटिंग्स जिन्हें जॉर्ज अपनी कहता था, वो असल में उसके चचेरे भाई की थी। उसका चचेरा भाई एक नाव दुर्घटना में मर गया था और जॉर्ज ने उसकी कला चुरा ली। कैथरीन का दिल टूट जाता है और वो जॉर्ज से नफरत करने लगती है। दुख और अकेलेपन की घड़ी में कैथरीन का झुकाव एडी की तरफ बढ़ने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और उनका संबंध शुरू हो जाता है। एक दिन जॉर्ज फ्लॉयड को एक नाव की सवारी पर ले जाता है। वो फ्लॉयड को मनाने की कोशिश करता है कि वो उसकी पोल न खोले, मगर फ्लॉयड एक ईमानदार इंसान है और वो जॉर्ज की बात मानने से इनकार कर देता है। दोनों के बीच नाव पर बहुत तीखी बहस और धक्का मुक्की होती है। कुछ देर बाद जॉर्ज अकेले ही कैंपस लौटता है और वो पूरी तरह भीगा हुआ है। फ्लॉयड का कहीं अता पता नहीं है और जॉर्ज के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी है। जस्टिन जॉर्ज को पकड़ लेती है और उसे उसके सारे काले कारनामों की याद दिलाती है। वो कहती है कि वो कैथरीन को सब कुछ बता देगी और उसे जेल भिजवाएगी। जॉर्ज गुस्से में पागल हो जाता है और अपनी कार से जस्टिन का पीछा करता है। वो उसे सड़क से बाहर धकेल देता है, जिससे जस्टिन की कार का बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। जस्टिन कोमा में चली जाती है और जॉर्ज को लगता है कि अब वो सुरक्षित है, मगर पाप का घड़ा अब भरने वाला है और उसका अंत करीब है। कैथरीन को जब फ्लॉयड की मौत और जस्टिन के एक्सीडेंट की खबर मिलती है तो उसे शक होने लगता है कि इन सब के पीछे जॉर्ज का ही हाथ है। वो घर में डरी सहमी रहती है और अपनी जान बचाने के रास्ते खोजने लगती है। जॉर्ज कॉलेज में अपनी क्लास ले रहा होता है, तभी एक अजीब घटना घटती है। प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर अचानक मौत की एक डरावनी तस्वीर आ जाती है। जॉर्ज उसे हटाने की कोशिश करता है, मगर वो तस्वीर वहां से गायब नहीं होती। पूरी क्लास के सामने जॉर्ज का चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है। उसे लगता है कि जैसे फ्लॉयड की रूह उसे सजा देने के लिए वापस आ गई है। वो गुस्से में क्लास छोड़कर भाग जाता है और सीधा अपने घर पहुंचता है। इधर कैथरीन अपनी बेटी फ्रैनी को लेकर घर छोड़ने की तैयारी कर रही है। वो अपना सामान पैक करती है और फ्रैनी को कार में बिठाने ही वाली होती है कि तभी जॉर्ज घर के दरवाजे पर खड़ा उसे घूर रहा होता है। उसकी आंखों में वो प्यार नहीं बल्कि एक खूंखार शिकारी की चमक है। वो कैथरीन को बातों में उलझाता है और उसे कुछ पीने के लिए देता है। उस ड्रिंक में जॉर्ज ने नशीली दवा मिला रखी थी, जिससे कैथरीन बेदम होने लगती है। वो होश खोने लगती है और जॉर्ज उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है। कैथरीन अपनी आंखें खोलने की नाकाम कोशिश करती है और देखती है कि जॉर्ज के हाथ में एक भारी और तेज कुल्हाड़ी है। जॉर्ज बिना किसी दया के कुल्हाड़ी से कैथरीन पर हमला कर देता है। कैथरीन की सांसें थम जाती हैं और उसका शरीर खून से लथपथ हो जाता है। अगली सुबह कोल बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए घर आता है। जॉर्ज उसे दरवाजे पर ही रोक देता है और बहुत ही शांति से झूठ बोलता है। वो कहता है कि कैथरीन बहुत बीमार है और वो ऊपर कमरे में सो रही है। कोल को कुछ अजीब लगता है, मगर वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जॉर्ज वापस कॉलेज जाता है, मानो जैसे पिछली रात कुछ न हुआ हो। वहां उसे खबर मिलती है कि उसे फ्लॉयड का पद और ऑफिस दे दिया गया है। वो जीत की मुस्कान के साथ घर लौटता है और एक नाटक शुरू करता है।
वो पुलिस को फोन करता है और रोने का ढोंग करते हुए कहता है कि उसकी पत्नी मर गई है। पुलिस ऑफिसर फार्म हाउस पहुंचते हैं और जॉर्ज से कड़ी पूछताछ करते हैं। उन्हें जॉर्ज पर पूरा संदेह है, मगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सबूतों के अभाव में पुलिस को मजबूरन जॉर्ज को छोड़ना पड़ता है। जॉर्ज फ्रैनी को लेकर कनेक्टिकट में उसके नाना नानी के घर चला जाता है, मगर कैथरीन की रूह अभी शांत नहीं हुई है। वो इंसाफ चाहती है। उसकी आत्मा एला की आत्मा से मिलकर एक शक्ति बन जाती है। वो दोनों मिलकर अस्पताल में कोमा में पड़ी जस्टिन के पास पहुंचती हैं। वो रूहानी तरीके से जस्टिन को जगाती हैं और उसे सारा सच दिखा देती हैं। जस्टिन होश में आते ही पुलिस को सब कुछ बता देती है और गवाही देती है। अब पुलिस जॉर्ज को गिरफ्तार करने के लिए उसकी तलाश शुरू कर देती है। जॉर्ज को जब पता चलता है कि पुलिस उसके पीछे है तो वो भागने का प्लान बनाता है। वो अपने मरे हुए चचेरे भाई की पुरानी नाव लेकर समंदर में निकल जाता है। आसमान में अचानक काले बादल छा जाते हैं और एक भयानक तूफान आ जाता है। बिजलियां कड़कने लगती हैं और समंदर की लहरें नाव को खिलौने की तरह उछालती हैं। जॉर्ज नाव को संभालने की कोशिश करता है, मगर उसे हर तरफ आत्माएं दिखती हैं। एला और कैथरीन की रूह उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसे डराती हैं। तभी इंजन में भयानक विस्फोट होता है और पूरी नाव आग की लपटों में घिर जाती है। ये नज़ारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा जॉर्ज ने एक पुरानी पेंटिंग में देखा था, मगर इस बार पेंटिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आता है। तस्वीर में बना ईसाई क्रॉस अब उल्टा हो चुका है, जो नरक का प्रतीक है। आग की उन भीषण लपटों के बीच जॉर्ज का वजूद धीरे धीरे मिटने लगता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, मगर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। कैथरीन और एला की आत्माएं उसे नरक के दरवाजे तक छोड़कर आती हैं, जहां उसे अपने किए गए हर एक पाप की सजा भुगतनी होगी। उस पुराने फार्म हाउस पर अब फिर से सन्नाटा पसर गया है, मगर अब वहां कोई बुरी रूह नहीं बल्कि शांति का राज है। जॉर्ज का नाम और उसकी हस्ती उस जलती हुई नाव के साथ राख बन जाती है और इस तरह एक झूठे और हत्यारे इंसान का खौफनाक अंत होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। खौफ का ये सफर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपना फेवरेट सीन कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले किसी खौफनाक रहस्य में।